हेलो बच्चों, अर्जुन एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में क्लास 9th साइंस के अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ के अति लघु प्रश्न और साथ ही उनके उत्तर आपको मैं बताने वाला हूं, जो कि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और इन प्रश्नों को आपकी प्रश्न बैंक में भी शामिल किया गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड भोपाल के द्वारा, इसलिए ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम देखते हैं इनके प्रश्न और साथ ही इनके उत्तर। पहला प्रश्न है, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक क्यों होती है? तो ये पूछ रहा है कि ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक क्यों होती है। ये इसलिए होती है कि ठोसों की अपेक्षा द्रव में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और उन कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। आप सभी जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ठोस अवस्था और द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठोस अवस्था में क्या होता है कि इसके जो अवयवी कण होते हैं वो एक दूसरे के काफ़ी पास होते हैं, और काफ़ी पास होने के कारण इनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, नगण्य होता है। जबकि द्रव में जो अवयवी कण होते हैं, अणु होते हैं, परमाणु होते हैं छोटे छोटे, वो एक दूसरे से थोड़े दूर होते हैं, और दूर होने के कारण इनके बीच में खालिस्तान होता है। और खालिस्तान होने से इनके बीच जो आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल क्या होता है? किन्हीं भी 2 अणुओं के बीच में, आयन के बीच में जो आकर्षण होता है उसको बोलते हैं आकर्षण। ये क्या करते हैं? इस आकर्षण के कारण एक दूसरे से चिपके रहते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर जो इनके अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण या तो परमाणु हो सकते हैं या अणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं, ये एक दूसरे के पास होते हैं, और पास होने से इनके बीच आकर्षण कम होता है, आकर्षण ज़्यादा होता है। इसीलिए ये स्वतंत्र रूप से यदि ये कण बाहर जाना चाहे, गति करना चाहे इस प्रकार से, तो ये गति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंदर वाले कण इनको खींच रहे होते हैं। जबकि द्रव में क्या होते हैं कि यदि ये कण गति करना चाहे तो ये कर सकता है, क्योंकि इनके बीच में आकर्षण कम होता है, थोड़े दूर है। इसीलिए विसरण का गुण द्रव में ठोस की अपेक्षा ज़्यादा पाया जाता है, और गैस में तो कण बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इसीलिए इनमें विसरण की दर सबसे ज़्यादा होती है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा विसरण किस में होता है, तो विसरण सबसे ज़्यादा होता है पदार्थ की गैस अवस्था में, उसके बाद होता है द्रव अवस्था में, और उसके बाद सबसे कम या नगण्य होता है ठोस अवस्था में। ये इनका क्रम होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं अब हम। दूसरा प्रश्न है, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? गुप्त ऊष्मा, तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम शुद्ध ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस ठोस की गलन या संगलन की प्रसुप्त या गुप्त ऊष्मा कहलाती है। मतलब इसको प्रसुप्त भी बोलते हैं, गुप्त भी बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो वायुमंडलीय दाब होता है, उस वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1 ATM। 1 ATM का मतलब होता है 1 एटमॉस्फेयर। वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है बच्चों एटमॉस्फेयर। तो एक वायुमंडलीय दाब पर जो 1 किलोग्राम पदार्थ होता है, मान ली जाए कि दाब कितना है? 1 ATM। 1 ATM दाब है, और इस पर कोई पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है, ठीक है, ये कोई पदार्थ है, और इस पदार्थ का द्रव्यमान कितना है? इसका द्रव्यमान है 1 kg, 1 किलोग्राम है। अब इस 1 किलोग्राम पदार्थ को वायुमंडलीय दाब यानी कि 1 एटमॉस्फेयर पर, या जितना भी वायुमंडलीय दाब होगा उस पर
इस शुद्ध ठोस पदार्थ को, ये शुद्ध है और ठोस अवस्था में, इसको गलाने के लिए या पूरी तरह से को ठोस से द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी वो उसकी गलन ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा या उसकी संगलन ऊष्मा कहलाती है। क्या होती है? गुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वहाँ उसकी गुप्त ऊष्मा या संगलन ऊष्मा कहलाती है। ठीक है ना बच्चों। अब तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न है संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसी को गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। ये वही प्रश्न है, थोड़ा सा इनको घुमाकर पूछ लिया, गुप्त ऊष्मा ना पूछकर संगलन ऊष्मा पूछ लिया गया है। तो संगलन ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा और प्रसुप्त ऊष्मा एक ही बात होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? एक पदार्थ का उदाहरण दीजिए जिसमें यह गुण पाया जाता है। अब ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? मतलब वैसे सभी पदार्थ जो होते हैं वो पहले ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलते हैं और द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सीधे ही ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में नहीं बदलते, सीधे ही ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पदार्थ की अवस्था में मध्यवर्ती द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती है। इसी को बोलते हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ और इस क्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। मतलब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था से बिना द्रव में बदले ही गैस अवस्था में बदल जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं और इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण के लिए कपूर का ठोस अवस्था में सीधे वाष्प के रूप में उड़ जाना। आपने कपूर को जलाकर देखा होगा, जैसे ही कपूर को जलाते हैं तो वो सीधे ही, उसका कोई अवशेष नहीं बचता है और सीधे ही गैस बन के उड़ जाता है। वैसे ही नेप्थेलिन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासिन, ये सभी ऊर्ध्वपातज पदार्थ होते हैं। अगला प्रश्न है निक्षेपण किसे कहते हैं? निक्षेपण एक ऊष्मा रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस ठोस बन जाता है। इसकी उल्टी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। देखिए ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, ठोस से सीधे गैस बन जाता है, जबकि निक्षेपण क्या होती है, ऊर्ध्वपातन क्रिया की इसकी उल्टी है। इसमें क्या होता है, कोई भी गैस पदार्थ सीधे ही ठोस बन जाता है, तो इसको बोलते हैं निक्षेपण, निक्षेप हो जाना। तो इन दोनों प्रश्न एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए आप ऊर्ध्वपातन को याद कर लिए और इसका उल्टा निक्षेपण में लिख लीजिए। तो इस वीडियो में बस हम 5 ही प्रश्नों और उनके उत्तर डिस्कस करते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रश्नों के बारे में डिस्कस करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और फिर लंबा वीडियो देखने में आपको दिक्कत आती है और लंबा वीडियो आप देखते भी नहीं, बोर हो जाते हैं। इसलिए आप 5 प्रश्नों को अच्छे से तैयार करिए, इस वीडियो को 2-3 बार देखिए और अपनी कॉपी में इन प्रश्नों के उत्तर नोट कीजिए। और जब आपको ये प्रश्न याद हो जाए तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, और क्या इन प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे सरल से सरल भाषाओं में समझ में आ गए, ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। और क्या आप ऐसे ही और भी नए वीडियो पाना चाहते हैं, रोजाना 5-5 प्रश्न आप सीखना चाहते हैं? यदि सीखना चाहते हैं तो कमेंट करिए और अर्जुन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ ही अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप देखते रहिए, सीखते रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। परीक्षा में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए आप अपना फालतू समय व्यर्थ ना गवाकर
पढ़ाई पर खर्च कीजिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। इसी उम्मीद के साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।